एपिसोड 18। मेरा क्या कसूर। प्रतिलिपि स्टोरी। अब तक आपने पढ़ा। उस औरत के बाहर से चले जाने के कारण नियति को उस बड़े घर से काफ़ी डर लगने लगता है, तो वो दुबककर एक सोफे में बैठ जाती है। अब आगे नियति डरी सहमी सी सोफे पर बैठी ही होती है कि बाहर की डोरबेल बज उठती है, जिसे देखकर नियति डर सी जाती है और वो डोर के तरफ ही देखने लगती है, मगर डोर तो लगातार बजते ही रहती है, जिसे देखकर नियति थोड़ी हिम्मत कर अपनी जगह से उठती है और डरते हुए डोर के पास जाकर उसे खोल देती है। वो जैसे ही उस डोर को खोलती है, वो अपने सामने खड़ी एक लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। उस लड़की ने जीन्स और टॉप पहनी हुई थी और उसने अपने बालों को बड़े ही स्टाइल से बांध रखे होते हैं। नियति उसे देखते हुए बोली, जी आप कौन? नियति की बात सुनकर वो लड़की नियति को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है। इस पर नियति बोली, जी हम कल यहाँ पर आए हैं, हम यहीं की केयर टेकर हैं। नियति की बात सुनकर वो लड़की नियति को ऊपर से नीचे अच्छे से देखती है और बोली, तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा है कि तुम केयर टेकर भी हो सकती हो, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी छोटी तुम्हारे जैसी केयर टेकर नहीं देखी है। ये बोलते हुए वो नियति को साइड कर अंदर आ जाती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसे इस तरह से घर के अंदर आते देख और ऐसे बैठते हुए देखकर नियति उसे देखकर बोली, कि आप कौन हो और आपको किससे मिलना है? नियति की बात सुनकर वो लड़की नियति को खींचकर अपने पास बिठाते हुए बोली, यार तुम पहले बैठ जाओ, फिर बातें करते हैं। और तुम्हें क्या लगा, क्या आप लगा रखी हो? तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ। नियति उस लड़की की इस तरह की बातें सुनकर हैरान होती है। तभी वो लड़की अपना एक हाथ आगे करते हुए बोली, वैसे मेरा नाम संजना है और मैं सामने वाले घर में रहती हूँ, मगर मुझे सुबह ही पता चला कि यहाँ पर कोई लड़की आई है जो अब यहीं पर रहने वाली है, जिसे सुनकर मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आ गई। और तुम्हारा नाम क्या है? इस पर नियति बोली, जी हमारा नाम नियति है। नियति की बात सुनकर वो लड़की नियति को देखते हुए बोली, यार नियति, तुमने क्या मुझे कोई बूढ़ी औरत समझ रखा है जो तुम मुझे जी और आप से बात कर रही हो? यार तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे बस 1 या 2 साल ही बड़ी हूँ? तो तुम इस तरह से मत बोलो मुझे, तुम मुझे तुमसे या तू से बात करो। उस लड़की की इस बात को सुनकर नियति मुस्कुरा देती है और उसे देखकर बोली, तुम्हें पता है तुम कितना बोलती हो? नियति की बात पर वो लड़की बोली, ये तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ जो मुझे ना पता हो। इस पर नियति उसे देखकर बोली, और तुम बहुत ही सुंदर और प्यारी भी हो। इस पर वो लड़की मुस्कुराकर नियति को देखने लगती है और बोली, वो तो मैं हूँ, फिर वो लड़की संजना नियति को देखकर बोली, यार नियति, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ इतने बड़े घर में अकेले रहकर कितनी बोर हो जाया करती थी। वैसे मेरा आधा समय तो हॉस्पिटल में ही निकल जाया करता है, मगर जब घर आती तब मैं कितनी ज़्यादा बोर हो जाया करती थी। मगर शुक्र है कि कोई तो मेरे जैसी आई जिसके साथ अब बातें कर सकती हो और समय बिता सकती हो। ये बोलते हुए ही वो नियति को साइड हक कर लेती है और नियति भी उसका इतना फ्रेंक बिहेव देखकर बोली, मुझे तुमसे मिलकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम बस कुछ देर पहले ही मिले हैं, बल्कि तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हो। नियति की बात सुनकर संजना मुस्कुरा देती है और बोली, मेरे मॉम डैड आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मगर मुझे शुरू से यही रहना पसंद था, इसलिए मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ और मैं एक गायनोलॉजिस्ट हूँ। नियति उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है। तभी संजना उसे देखकर बोली, और तुम भी तो कुछ बोलो, मैं ही कब से बोली जा रही हूँ, और तुम अपने बारे में कुछ बताओ। संजना की बात सुनकर नियति उदास हो जाती है और उसी उदासी में संजना से बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ जो पहले तो मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर भीख मांगा करती थी, जिस पर तरस खाकर बाहर के पुजारी ने मुझे वही मंदिर पर काम दे दिया।
बाद में उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेज दिया। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। इसे ऐसे उदास होते हुए देखकर संजना बोली, यार नियति, तुम खुद को अकेला मत समझो, और वैसे भी अब तुम मुझसे मिल गई हो ना, तो तुम अपनी सारी कड़वी यादों को भूल जाओ, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फ्रेंड। इतना बोलकर वो उसे हक कर लेती है और नियति भी उसका अपनापन देखकर खुश हो जाती है और वो भी उसे हक कर लेती है। तभी नियति को अपने पेट में दर्द फील होता है, जिससे उसकी आह निकल जाती है। संजना उसकी आह सुनकर उसको खुद से दूर करती है और उसे देखती है तो नियति अपने पेट पर अपना एक हाथ रखी होती है। संजना उसको देखकर बोली, क्या हुआ नियति, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? नियति उसे देखकर बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इतना बोलकर वो अपने पेट की तरफ इशारा करती है। संजना उसे सोफे पर अच्छे से लिटा देती है और उसके हाथ की नब्ज चेक करने लगती है, और नब्ज चेक कर वो नियति को हैरानी से देखकर बोली, नियति तुम प्रेग्नेंट हो? इस पर नियति बस हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे सुनकर संजना बोली, तुम्हारी रिपोर्ट्स कहाँ पर है, मुझे बताओ, मैं उसे एक नज़र देख लेती हूँ। इस पर नियति बोली, मेरे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ना ही मैं कभी हॉस्पिटल गई हूँ। ये बोलते हुए वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है तो संजना उसे आराम से बिठाते हुए बोली, तुमने कभी अपना चेकअप नहीं करवाया? पर क्यों? इस पर नियति उसे बताते हुए बोली, जब हम प्रेग्नेंट थे हमें ये पता चला तब हमारे सर से छत छीन चुकी थी। ना हमारे पास खाने के लिए खाना था, ना ही रहने के लिए छत। ऐसे में भला हम कैसे अपना चेकअप करवा पाते? नियति की बात संजना को अच्छे से समझ आती है, जिसे देखकर संजना बोली, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है नियति, तुम मुझे अच्छे से बताओ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उसकी बात को सुनकर नियति अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर संजना को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो नियति से बोली, नियति, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस इंसान ने जो भी किया वो गलत किया, जबकि उसने जो भी किया वो सच में काफ़ी ज़्यादा गलत है, मगर तुम्हें भी ऐसे उस पर हाथ नहीं उठाना था, और वो इंसान किसी और तरीके से भी तो अपना बदला ले सकता था, मगर उसने ये सब करके बहुत गलत किया। नियति संजना से कुछ भी नहीं बोलती है। तब संजना उसे देखकर बोली, नियति तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल, हम वहाँ पर तुम्हारा चेकअप कराएंगे और तुम्हारी सोनोग्राफी भी करवाएंगे। ये बोलते हुए वो उसे ले जाने लगती है तो नियति उसे मना करते हुए बोली, नहीं संजना, हम नहीं जा सकते, आज ही हमारा काम के तौर पर पहला दिन है और हम पहले ही दिन ऐसे काम चोरी नहीं कर सकते हैं और हमारा ये दर्द कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। हमारे साथ ऐसा हमेशा से ही होता है। नियति की बात सुनकर संजना परेशान हो जाती है और बोली, आंटी से मैं बात कर लूँगी नियति, अभी तुम मेरे साथ चलो। वो इतना बोलकर वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ अपनी कार में बिठाकर ले जाती है और हॉस्पिटल में वो नियति को अपने केबिन में ले जाती है और उसका चेकअप कर वो थोड़ी परेशान हो जाती है। जब नियति उसे ऐसे परेशान देखती है तो वो भी परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ संजना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नियति को ऐसे परेशान होते देखकर संजना बोली, तुम इतना परेशान मत हो नियति, सब ठीक है, बस तुमने एक बार भी अपना इलाज नहीं कराया और दवाई भी नहीं खाई, इसलिए तुम्हारा बेबी थोड़ा वीक है और उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हुई है, बाकी सब ठीक है। संजना की बात सुनकर नियति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होते हुए बोली, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? कहीं उसे कुछ होगा तो नहीं ना? इस पर संजना उसे समझाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा नियति, तुम परेशान होना बंद करो, वरना बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो मेरे होते हुए तुम्हें या तुम्हारी बेबी को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन देती हूँ, तुम इसे बराबर समय पर खाते जाना, तो बेबी की रुकी हुई ग्रोथ बढ़ने लगेंगी और इनसे तुम्हारी हेल्थ में भी सुधार आएगा। इतना बोलकर वो नियति के लिए खुद जाकर कुछ मेडिसिन लेकर आती है और उसे वापस घर ले आती है, और यही से संजना और नियति दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और दोस्त कम बहनों की तरह ज़्यादा रहने लगती है। संजना जब भी हॉस्पिटल से आती वो सबसे पहले नियति से ही मिलने आती और उसका एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखा करती, उसकी दवाई का ध्यान भी वही रखती और
वो रात के समय भी नियति के साथ उसके बेड में सो जाया करती और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। ऐसे ही दिन निकलने लगे और वो दिन भी आ गया जब नियति की डिलीवरी का समय आ गया, मगर नियति की डिलीवरी में काफ़ी सारी परेशानी आ चुकी थी। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।